नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। जैसे पिछली क्लास में जब हम पढ़ने वाले थे लेकिन वो किसी कारणवश जाना पड़ा, तो वहाँ रतन सिंह के साथ में हम ज़्यादा नहीं छेड़छाड़ कर सके। खैर, रतन सिंह का बेचारे का ज़्यादा लंबा चौड़ा इतिहास है नहीं, क्योंकि 1302 के अंदर तो ये राजा बनता है और 1303 के अंदर खिलजी आदमकता है। तो राज ज़्यादा किया नहीं था और पिताजी का नाम समर सिंह था। रतन सिंह के बापू का नाम क्या था, जिनके बारे में हमने लास्ट में पढ़ा था, चिरवा इंस्क्रिप्शन वाले समर सिंह। तो रतन सिंह 1302 एडी में रूल इनको मिलता है। और रतन सिंह के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, एक तो मिलती है पद्मावत किसने लिखा? रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का कहते हैं लिखा हुआ है। कब लिखा? 1540 के अंदर। ये इसके अंदर ये लिखा गया है कि क्योंकि जो रीजन ऑफ बैटल था वो एक क्वीन थी। रतन सिंह की एक क्वीन हुआ करती थी और क्वीन होती है, नाम होता है पद्मिनी। उसी पद्मिनी पे पद्मावत लिखता है मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी ये कहता है कि पद्मिनी की इंग्लिश में आप लिखोगे, वो कहता है अंतहीन खूबसूरती। इंग्लिश में आप लिख सकते हो मेस्मराइजिंग ब्यूटी। ठीक है, मेस्मराइजिंग ब्यूटी ये किसकी? ऑफ पद्मिनी। रतन सिंह को कौन बताता है? उस समय रतन सिंह प्रिंस होता है, राजकुमार। वैसे तो शादी हो गई होती है पहले। तो रतन सिंह की रानियां कहते हैं कि ऑलमोस्ट 13 थी, उसके बाद में पद्मिनी को लाए थे। कहीं लगभग 2 का जिक्र मिलता है, नागमती और पद्मावती। तो ये अपने अपने व्यूज़ हैं, ये एग्जाम में आने वाली है नहीं। हाँ, पद्मिनी के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि इस पे पूरा बैटल जो है वो केंद्रित था, तो अपने इसी की बात कर लेते हैं। तो उस समय की प्रिंस था, तो ऐसा कहते हैं एक पैरट, मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार, और पैरट का नाम था हीरामन। कहते हैं कि एक पैरट हीरामन आकर के और प्रिंस रतन सिंह को मेस्मराइजिंग ब्यूटी ऑफ पद्मिनी के बारे में बताता है, सुंदरता का बखान करता है। और पद्मिनी थी कौन? तो इसके बारे में कहते हैं कि पद्मिनी वाज प्रिंसेस। कहाँ की प्रिंसेस थी? सेहल आइलैंड। सेहल आइलैंड, इसको माना जाता है कि प्रेजेंट डे ये श्रीलंका में था। वहाँ की प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ किंग गंधर्व सेन। ये मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि ऐसा था। राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी पद्मिनी। एक हीरामन नाम का तोता आके और पद्मिनी के गुणों का बखान करता है, उसकी सुंदरता की चर्चा रतन सिंह को करता है। तो वहाँ से रतन सिंह जो है वो अपना रूप बदलकर चला जाता है सेहल द्वीप। रतन सिंह वेंट टू सेहल आइलैंड, और सेहल आइलैंड्स पे, द्वीप पे जब चला जाता है रतन सिंह, और वहाँ जाकर के उनके महल के आसपास की काफ़ी दिन तक भटकता रहता है भेष बदल के। लेकिन जब गंधर्व सेन को पता चलता है कि ये मेवाड़ का प्रिंस है और इनका अच्छा खासा इतिहास रहा है, तो वो पद्मिनी की शादी कर देते हैं रतन सिंह के साथ। और रतन सिंह उसको लेकर के आ जाता है चित्तौड़। लेकिन
चित्तौड़ आने के बाद कहते हैं कि 1302 के अंदर रतन सिंह राजा बन जाता है। और रतन सिंह के दरबार में एक ब्राह्मण होता है, दोनों स्टोरी एक दूसरे से रिलेट हैं। वहाँ तो है मलिक मोहम्मद जायसी के शब्द कि मलिक मोहम्मद जायसी क्या कहता है पद्मिनी के बारे में। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का नाम है राघव चेतन। ये राघव चेतन दरबार में आता है, रतन सिंह इसको शरण देते हैं और इसकी अच्छी आवभगत करते हैं। लेकिन बाद में जब रतन सिंह को ये पता चलता है, रतन सिंह जब ये जान जाते हैं कि ये जो राघव चेतन है ये टोने टोटके किया करता था। ज़्यादा इतिहास आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसका नाम पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि खिलजी को जाके बताने वाले आदमी का नाम क्या था, वो राघव चेतन था। ठीक है, तो ये टोने टोटके करता था। और जब इसका पता रतन सिंह को चलता है तो रतन सिंह क्या करते हैं, इसको एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज कोर्ट, भगा देते हैं। कई जगह ये कहा गया है कि इसको अपने दरबार से निकाल देते हैं। वहीं एक छोटी सी बुक थी वो मेवाड़ इतिहास की, अब नाम तो याद नहीं है पर मैं उसको फरोल रहा था, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि राघव चेतन को गधे पे बिठा के मुंह काला करके और चित्तौड़ नगरी में घुमाया जाता है। तो यहाँ से छूटने के बाद राघव चेतन ऐसे छूटता है जैसे बंदूक से कारतूस छूटा हो, और ये राघव चेतन पहुंच जाता है भाई साहब खिलजी के पास, क्योंकि इसको लेना था बदला। और इसको पता था कि जो खिलजी है वो थोड़ा दिल फेंक टाइप का बंदा है। ठीक है, हर कहीं दिल फेंक देता है। तो इसको जब ये पता चलता है कि खिलजी दिल फेंक बंदा है, इसको थोड़ा सा अगर लुगाई का बखान कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले ऐसी घटना हो चुकी होती है कि ये वहाँ गुजरात पे अटैक करता है और वहाँ कमला देवी से शादी कर लेता है, कहीं कुछ कोई ढंग की प्रिंसेस होती है उनसे शादी कर लेता है, इसका इतिहास था। तो ये जो राघव चेतन है ये खिलजी को जाकर के और बताता है ब्यूटी ऑफ पद्मिनी, और ब्यूटी ऑफ पद्मिनी इस ढंग से ये चित्रित करता है कि खिलजी के प्रॉब्लम हो जाती है। खिलजी ये सोचने लगता है कि जिस तरह से ये वर्णन कर रहा है तो एक बार देखना तो पड़ेगा माजरा क्या है। खिलजी अपना मैसेज भेजता है रतन सिंह को कि खिलजी पद्मिनी के दर्शन करना चाहता है, और रतन सिंह इस चीज के खिलाफ होता है। रतन सिंह ये संदेश भिजवा देता है कि हमारे राजपूत समाज में महिलाएं पर्दे में रहती है और किसी भी मर्द के सामने नहीं आती, आप उसको नहीं देख सकते। तो इस पे खिलजी एक शर्त रखता है कि किसी तरीके से मुझे शिष्य में ही दिखा दो, अगर वास्तव में नहीं दिखा सकते तो शिष्य में ही दिखा दो। जब आप चित्तौड़ फोर्ट में जाओगे तो वहाँ पे आज भी वो मिरर लगा हुआ है, वहाँ पे अब तो मिरर दूसरा लगा दिया, उस टाइम कोई और रहा होगा, पर कहते हैं कि इसी जगह पे मिरर था जिसके अंदर पद्मिनी को देखा था खिलजी ने। और तो खिलजी देखने के बाद में इतना प्रभावित होता है कि और तो खिलजी के पास कोई चारा नहीं होता, वो धोखे से रतन सिंह को अपने सैनिकों की सहायता से कैद कर लेता है और दिल्ली ले जाता है। इम्प्रिजन्ड रतन सिंह और ले जाता है दिल्ली, और वहां से मैसेज भिजवाता है गढ़ के अंदर कि अगर रतन सिंह को लेकर के जाना है सुरक्षित तो पद्मिनी को हमारे हवाले कर दिया जाए।
और इस बात का पता चलता है जब चित्तौड़गढ़ के अंदर और लोग ऐसी बातें करते हैं कि अगर राजा को बचाना है तो पद्मिनी को भेजना पड़ेगा, तो उन लोगों की बातों का ओपोजिशन करते हैं चाचा भतीजा गोरा और बादल। गोरा और बादल ओपोजिशन करते हैं। दे वर टू वॉरियर्स ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के महान योद्धाओं में गिना जाता है गोरा बादल को। गोरा और बादल उस बात को रेजिस्ट करते हैं कि नहीं, रानी देनी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर राजा लड़ते लड़ते मर जाए तो उसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। और गोरा बादल ये मैसेज भेजते हैं खिलजी के पास कि पद्मिनी कमिंग विद हर मेड्स। वो कहता है कि पद्मिनी अपनी दासियों के साथ आ रही है और पालकी तैयार करवाता है, और उन पालकियों को, हर पालकी को उठाने के लिए कितने लोग चाहिए? 4। इस तरह से 4 लोग पालकियों के साथ में करके और वो एक सेना लेकर के और खिलजी तक पहुंच जाता है। और जैसे ही वहाँ पालकियाँ रखी जाती है, उन पालकियों को उठाने वाले और अंदर बैठे हुए राजपूत योद्धा निकलकर दिल्ली में गदर मचाते हैं और दिल्ली के अंदर रतन सिंह को छुड़ाते हैं। रतन सिंह को छुड़ा करके और बादल चित्तौड़ लेके आता है और गोरा वहीं लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। क्योंकि देखो अलाउद्दीन की आर्मी वहाँ बहुत बड़ी थी, तो उनका टारगेट सिर्फ इतना ही था कि वहाँ जाकर के और जब तक रतन सिंह चित्तौड़ नहीं पहुँच जाए उस सेना को रोके रखना है कि वो रतन सिंह का कुछ ना बिगाड़ सके। तो बादल वहाँ से रतन सिंह को लाकर चित्तौड़ पहुँचाता है और बाकी जो राजपूत योद्धा वहाँ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। एक तो ये है। उसके बाद खिलजी आता है चित्तौड़। खिलजी आकर के और चित्तौड़ दुर्ग को घेर लेता है, और चित्तौड़ दुर्ग को खिलजी जब घेर लेता है तो उसके बाद ना तो किले के अंदर से कोई बाहर आ सकता, ना कोई खाद्य सामग्री किले के अंदर जा सकती थी। धीरे धीरे जब राशन पानी खत्म होने लगा गढ़ के अंदर, चित्तौड़ फोर्ट के अंदर, उस समय फिर रतन सिंह को दरवाजे खोलने पड़े और राजपूत जो हैं वो केसरिया किया करते थे। केसरिया की कर का मतलब होता है केसरिया पगड़ी धारण करके और फिर युद्ध में कूद जाया करते थे। और जो रानियां होती थी वो जौहर करती थी, यानी एक अग्नि प्रज्वलित की जाती थी और उस अग्नि के अंदर जितनी भी रानियां होती थी वो प्रवेश कर जाती थी। तो केसरिया और जौहर मिलकर के जो होता था वो शाका कहलाता है। केसरिया प्लस जौहर, ये दोनों जब कंप्लीट हो जाते थे तो इसको कहा जाता है शाका। तो इस तरह से मेवाड़ का जो शाका है वो कंप्लीट होता है। रानी पद्मिनी विद 1600 फीमेल्स या 1600 वीमेन, 1600 महिलाओं के साथ आग में चली जाती है और रतन सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। एक सेइंग तो ये है, जो हिस्टोरिकल व्यू है वो तो इस पे सहमत है, लेकिन रतन सिंह के बारे में एक ये भी लिखा गया है कि जब रतन सिंह दिल्ली में होता है और वहाँ युद्ध चल रहा होता है तब देवपाल जो है वो चित्तौड़ पे अटैक कर देता है। क्या नाम है? देवपाल। कहते हैं ये देवपाल चित्तौड़ पे अटैक कर देता है, और देवपाल चित्तौड़ पे अटैक इसलिए करता है कि देवपाल को भी चाहिए क्या था?
पद्मिनी, एक अनार 100 बीमार। और तब इसी समय जब इसका अटैक होता है चित्तौड़ पे, बादल वहां पर पहुंचता है किसको लेकर, रतन सिंह को, और कहते हैं रतन सिंह और देवपाल के बीच में पर्सनल कॉम्बैट होता है। रतन सिंह और देवपाल के बीच में पर्सनल कॉम्बैट होता है और इस कॉम्बैट के अंदर दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो ये है कि पद्मिनी के लिए खिलजी आता है और उसके बाद में घेरा डालता है, और घेरा डालने के बाद वहाँ साल भर घेरा रहता है और 1303 तक ये लगा रहता है। खिलजी का अटैक होता है और लंबे समय तक घेरा चलता है। 1303 के अंदर 1303 के अंदर एक बैटल होता है, बैटल ऑफ चित्तौड़, जिसके अंदर केसरिया किया जाता है मेवाड़ के वॉरियर्स की ओर से, यानी दरवाजे खोल करके, और एक फाइनल फाइट दी जाती है। और वहाँ की जो क्वींस थी उनके द्वारा जोहर किया जाता है, दे एंटर्ड द होली फायर, या उसको सेक्रेड फायर भी कहते थे। और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता था वो साका था। इस हिसाब से जो साका ऑफ मेवाड़, फर्स्ट साका है ये मेवाड़ का प्रथम शाखा इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। राजस्थान के अंदर 2.5 शाखे कही जाते हैं। कितने? 2.5। एक आधा और 2 पूरे। वो कौन से हैं? कमेंट करना कि राजस्थान के अंदर 2.5 शाखे कहाँ पे हुए थे, 2.5 शाखे कौन से कहे जाते हैं। उसके बाद में कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में फिर इस 2.5 शाखे का जिक्र करेंगे। तो अपने जो मेन बात ये है कि मेवाड़ का शाखा जो है वो पद्मिनी अपनी रानियों के साथ करती है। रतन सिंह हार जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी की एक अलग कहानी है, वो भी आपको बता दी कि मलिक मोहम्मद जायसी 1540 पद्मावत के अंदर क्या लिखता है वो भी आपको बता दिया। खिलजी तक संदेश पहुंचाने वाला आदमी कौन है वो भी आपको बता दिया। तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो क्लियर कर दिया। अब इसमें अगर किसी को डाउट हो तो कोई कमेंट कर देना। अभी इतना ही। कल जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर रतन सिंह से आगे जो दूसरी, और यही वो बैटल था रतन सिंह वाला जिसकी मैंने बात की थी कि इस बैटल के अंदर लक्ष्मण सिंह मारे जाते हैं विद हिज 7 सन्स। लक्ष्मण सिंह मारे जाते हैं। अचीवमेंट्स ज़्यादा कुछ थी नहीं, क्योंकि क्राउन पहनने से पहले तो दुश्मन पैदा हो गए थे, तो अचीवमेंट करने का टाइम ही नहीं था। तो ये है अपने रतन सिंह। और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसके आगे, जब राणा हमीर से अपना जो एक नई ब्रांच शुरू होती है, राणा हमीर से जिसकी आज अपने बात की थी सिसोदिया ब्रांच, वो सिसोदिया ब्रांच वाले जो थे उनके बारे में क्या आएगा। देखो ये जो रावल है रतन सिंह, और ये रतन सिंह तक रावल, रतन सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है ही वाज, लिख लियो, लास्ट किंग ऑफ रावल ब्रांच ऑफ गुइल डायनेस्टी के जो रावल ब्रांच थी उसके ये लास्ट किंग थे। ठीक है, इसके बाद में राणा ब्रांच शुरू होती है। रावल ब्रांच के लास्ट किंग थे, और इसके बाद में जो ब्रांच शुरू होगी वो कौन सी होगी, वो ब्रांच शुरू होगी राणा ब्रांच। ठीक है, अब राणा ब्रांच को अपने नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। स्टार्टिंग से पहला किंग था उनका राणा हमीर, राणा हमीर से स्टार्ट करेंगे और जितने राणा हुए हैं वो सारे पढ़ते जाएंगे। काफ़ी सारे राणा हैं, बहुत टाइम लगेगा पढ़ते पढ़ते। एक क्लास में 1 या 2 राजा होते हैं, क्योंकि जब डिटेल में कंप्लीट एज ए नोट्स आपको करवाया जाएगा ना तो फिर इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। देखेंगे किसी दिन मैराथन लगा के, और या तो कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में सारे निपटा दें। चलो ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।